हम सभी को पता है कि हर साल इनकम टैक्स रूल्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और हर साल हमें ये सुनने को मिलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितने ही लोगों का रिफंड रिजेक्ट कर दिया और कितने ही लोगों को नोटिस भेज दिए। पिछले ही साल की बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर नोटिस जो भेजे गए थे उनका कारण कोई फ्रॉड या टैक्स प्लानिंग नहीं था, बल्कि कारण था डिस्क्रिपेंसी, स्मॉल मिस्टेक्स जो आपसे रह जाती हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनको ध्यान रखकर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी इस साल की रिटर्न स्मूथली प्रोसेस भी हो जाए और आपको आपका रिफंड भी टाइमली मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं कि इस साल की रिटर्न फाइल करते वक्त कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। इस साल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और जिस वजह से बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा इस साल की रिटर्न फाइल करते वक्त, ओल्ड एक्ट 1961 या फिर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो यहां मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस साल की रिटर्न फाइल करते वक्त आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 या फिर जिसे आप कह सकते हैं असेसमेंट ईयर 27-28 के लिए। इस साल हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, जिसे आप असेसमेंट ईयर 26-27 भी कह सकते हैं। इसलिए हमारे ऊपर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल होगा। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाते हैं तो वहां पे सिलेक्शन असेसमेंट ईयर का होता है, जिस वजह से काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ओल्ड एक्ट 1961 ही सिलेक्ट करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन को लेकर के। इस साल आईटीआर फॉर्म 1 का स्कोप बढ़ा दिया गया है। पहले अगर आपके पास सैलरी इनकम होती थी और एक हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो ही आप आईटीआर फॉर्म 1 सिलेक्ट कर सकते थे। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो आपको आईटीआर 2 सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब अगर आपके पास सैलरी इनकम और 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप आईटीआर फॉर्म 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी छोटा और इजी टू फिल है इन कंपैरिजन टू आईटीआर फॉर्म 2। अगर आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन की इनकम है या फिर म्यूचुअल फंड से कोई इनकम है तो आपको आईटीआर फॉर्म 2 सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 सिलेक्ट करना है। और अगर आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप आईटीआर फॉर्म 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। सही आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी रिटर्न रिजेक्ट करी जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है आपकी आईटीआर की डेडलाइन। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आईटीआर फॉर्म 1 या फिर 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए डेडलाइन होगी 31 जुलाई 2026। अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल हैं और आईटीआर 3 या फिर 4 सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए डेडलाइन होगी 31 अगस्त 2026। और अगर आपका बिजनेस या फिर प्रोफेशन लाइबल है फॉर ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो फिर आपके लिए डेडलाइन होगी 31 अक्टूबर 2026। इन डेडलाइंस को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन्हें मिस करते हैं तो आपकी रिटर्न लेट रिटर्न मानी जाएगी और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वाइल फाइलिंग योर आईटीआर इज टू चेक योर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस। एआईएस आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ही अवेलेबल है। एआईएस एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी है जहां पे आपको आपके हर उस सोर्स की इनकम का डिटेल्स अवेलेबल होगा जहां पे आपका पैन लिंक्ड है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप आईटीआर फाइल करते वक्त कोई भी इनकम डिक्लेयर करना छोड़ देते हैं जो एआईएस में अवेलेबल है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आना पक्का है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपना एआईएस चेक करें और हर वो इनकम अपने आईटीआर में इंक्लूड करें जो एआईएस में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओल्ड रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट रहता है कि उन्हें कौन सी रिजीम सिलेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच है कि अगर आपने एटीसी में स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप या फिर प्रोविडेंट फंड, एनपीएस एक्सेट्रा, और आपके पास एचआरए भी है, हाउस लोन भी है और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए ओल्ड स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और अगर आपने इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल है तो आपके लिए न्यू रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल होने के चांसेस हैं। ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर आप बताए हुए इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी रखिएगा, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ भी मांगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहते हैं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है पिछले साल में तो आप उसका प्रीमियम का अमाउंट डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना पॉलिसी नंबर भी देना पड़ेगा।
तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बोगस या फिर फेक इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए। अगली इंपॉर्टेंट बात है फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन को लेकर के। तो अगर आपने पिछले साल किसी क्रिप्टो में या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स में इन्वेस्ट किया था, या फिर आपका किसी फॉरेन बैंक में अकाउंट है जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी होल्ड करते हैं, तो उसका डिक्लेरेशन आपको फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर सेक्शन के अंदर अपने आईटीआर में ज़रूर देना है। अदरवाइज 100% गारंटी है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा और आपकी रिटर्न भी प्रोसेस नहीं होगी। तो अपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। तो अगर आपने किसी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जहां से पिछले साल आपको कुछ लॉस हुआ है, तो उसकी डिटेल्स अपने आईटीआर में ज़रूर फाइल करें, क्योंकि ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले साल। तो जब अगले साल आपको शेयर्स और म्यूचुअल फंड पे कोई गेन होगा तो आप उस गेन में से इस लॉस को डिडक्ट कर सकते हैं और आपका टैक्स का अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लॉस भी हुआ है तो भी उसको डिक्लेयर करिए अपने आईटीआर के अंदर। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपनी आईटीआर सबमिट कर देते हैं तो उसके तुरंत ही बाद उसे ई वेरीफाई कीजिए। अब आप आधार ओटीपी के साथ तुरंत ही अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं मानी जाती और वो प्रोसेस नहीं होगी, तो आपका रिफंड और आईटीआर दोनों अटके रह जाएंगे। तो ई वेरीफाई करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिए, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपके पास हमेशा रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है टिल 31 दिसंबर 2026। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसे रिवाइज्ड आईटीआर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मैंने इन सारे पॉइंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ भी बना रखी है जो आप हमेशा रेफर कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर आईटीआर। तो अगर आप उसका एक्सेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इनकम टैक्स रिटर्न, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। So that's all from my side. Thank you for watching this video and do subscribe to Paisa Vasool and share your thoughts in the comment box.